हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। ये पूरी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसी में आज हम आगे डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को आज हम समझेंगे और इसमें देखेंगे क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसका ओवरव्यू देती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने हाई कोर्ट के बारे में पढ़ाया है आपको, और हाई कोर्ट में क्या क्या प्रोसीजर हैं उन सभी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। आज हम इसमें ये चीज़ देखेंगे कि जो न्याय है वो लोगों तक आसानी से कैसे पहुंच सके। अगर मैं बात करूं निचले तबके के लोगों की, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं या जिनके पास इतना आमदनी का जरिया नहीं होता है कि वो अपने किसी भी जो उनके साथ घटना घटी है या फिर किसी भी चीज़ के लिए वो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा पाएँ और वहाँ तक पहुँच पाएँ, उन्हीं लोगों की मदद करने के लिए जो बस्तियों में रहते हैं, जो ग्रामीण जगहों पर रहते हैं, या फिर जो लोग इतने शिक्षित नहीं हैं, इतने समझदार नहीं हैं, उनके पास पैसे का अभाव है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, उन्हीं के लिए इसका राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाया गया। नालसा का मेन उद्देश्य यही था कि न्याय से कोई भी व्यक्ति वंचित ना रहे। जितने भी भारत में हैं लोग, उनको आसानी से न्याय मिल सके, और जब भी वो न्याय की तरफ मुँह करें उनके साथ कोई व्यवहार कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिसकी वजह से उन्हें ये लगे कि उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक ऐसा विधिक सेवा प्राधिकरण है ये, जिसके तहत लोगों को न्याय मिलने के लिए एक आसानी हुई और लोगों को आसानी से न्याय मिल सकता है इसके थ्रू। देखते हैं अब इसमें क्या है, क्योंकि लोकतंत्र की जड़ें तभी मजबूत होंगी जब भारत में या फिर किसी भी देश में लोग सुरक्षित होंगे और उन्हें आसानी से न्याय मिल सकता होगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A, कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और पूछे जाते हैं, और अक्सर उनका आंसर हमें नहीं पता होते हैं, क्योंकि अगर मैंने इन चैप्टरों को छोड़ा है तो शायद उतने अच्छे से आप इसे नहीं कर पाएंगे। तो आर्टिकल क्या कहता है 39A, समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रबंध करता है या फिर प्रावधान करता है। जो आर्टिकल 39A है वो क्या करता है, निःशुल्क कानूनी सहायता, उनको बिना पैसे के वो सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जो आम नागरिकों को क्या होता है, वो वकील करते हैं या फिर और भी बहुत सारी प्रक्रियाओं के पैसे जो होते हैं वो उनको देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर बात करी जा रही है निःशुल्क कानूनी सहायता की, और सबके लिए न्याय को सुनिश्चित करता है। यह ऐसा प्राधिकरण है जो सभी के लिए न्याय को सुनिश्चित करता है। संविधान का अनुच्छेद 14 एवं 22(1) राज्य के लिए बाध्यकारी बनाता है। आर्टिकल 14 क्या कहता है आपको पता है, समानता का व्यवहार, सबके साथ समता हो, किसी के साथ अलग तरीके का व्यवहार ना हो। तो 14 और आर्टिकल 22(1) में ये कहा गया कि राज्य के लिए क्या है, ये बाध्यकारी बनाते हैं। अब अगर मैं बात करूं इसमें, आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सभी के लिए नियम क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 राज्य के लिए बाध्यकारी बनाता है कि वह कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के साथ ही एक ऐसी कानूनी प्रणाली व्यवस्था जो है उसको स्थापित करे जो सबके लिए समान अवसर के आधार पर न्याय का संवर्धन करे। जो भी अवसर, अगर सिचुएशन देखी जाए एक जैसे हो, तो फिर न्याय उनको बराबर मिलना चाहिए, न्याय उनके लिए समान हो। 1987 में कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? 1987 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित किया गया, जो कि 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ। कब से लागू हुआ? 9 नवंबर 1995 से यह लागू हुए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। ताकि अवसर की समानता के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रव्यापी एक समान नेटवर्क को स्थापित किया जा सके। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का गठन कानूनी सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया था। कानूनी सहायता कार्यक्रमों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए, उनको सुनने और उनको समझने, उनके मूल्यांकन के लिए तथा अधिनियम के उपलब्ध
कानूनी या वैधानिक सेवाओं के लिए नीतियां एवं कार्यक्रम बनाने के लिए इसका गठन किया गया था कि कानूनी सहायता किस तरीके से उपलब्ध कराई जाए, उनके क्या कार्यक्रम हो, क्या उनका मूल्यांकन हो, इन सभी चीज़ों के लिए नालसा का गठन किया गया था। अब देखते हैं कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय में एक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति, जिसे कहते हैं हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, का गठन किया गया है। जिलों एवं तालुकों में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण तथा तालुकाओं में कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन NLS एवं नालसा की नीतियों एवं निर्देशों को प्रभावी बनाने के साथ ही लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता तथा राज्य में लोक अदालतों के संचालन के लिए किया गया है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लोक अदालतें क्या होती हैं। लोक अदालतों का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट, जो ऐसे केसेस जो न्यायालय तक नहीं गए हैं, लोक अदालतों के द्वारा उनको सॉल्व किया जा सकता है। दोनों पक्षों को बुलाकर बहुत आसानी से इसमें केस सॉल्व किए जा सकते हैं। लोक अदालत भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं अगले वाले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी, जरूर पढ़िएगा उसको। सर्वोच्च न्यायालय वैधानिक सेवा समिति का गठन कानूनी सहायता कार्यक्रमों के प्रशासन एवं कार्यान्वयन के लिए किया गया है। जहां तक इनका संबंध सर्वोच्च न्यायालय से है, अगर नालसा की बात करते हैं, नालसा देश में कानूनी सेवा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के लिए नीतियां, सिद्धांत, दिशा निर्देश निर्धारित करता है। क्या करता है? नालसा देश भर में जो कानूनी सेवा कार्यक्रम है उनको कार्यान्वित करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के लिए नीतियां तैयार करता है, उनका सिद्धांत बताता है, दिशा निर्देश जारी करता है। ये सारे काम कौन करता है? नालसा करता है। तथा प्रभावी एवं सस्ती योजनाएं भी इनके लिए बनाता है। प्राथमिकता राज्य वैधानिक सेवाएं प्राधिकरणों, जिला वैधानिक सेवा प्राधिकरणों, तालुका वैधानिक सेवा प्राधिकरणों आदि को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं। अब देखते हैं इनको क्या क्या कार्य यहाँ से सौंपे गए हैं, किन किन के लिए ज़रूरी है और किसके लिए कार्य सौंपे गए हैं। हर व्यक्तियों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना। जो व्यक्ति पात्र हैं या जिनको ज़रूरत है उनको मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सेवाओं को उपलब्ध कराना। जो भी कानूनी सेवाएं सक्षम हों उनके लिए उनको उपलब्ध कराना। अब देखेंगे विवादों के सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारे के लिए लोक अदालतों को आयोजन करना। जो लोक अदालतें हैं उनका आयोजित करना भी इसी के अंतर्गत आता है। लोक अदालत मैंने बताया है, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो विवादों के सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारे के लिए लोक अदालतों को आयोजित करना। ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन करना। लोग कई बार क्या है ना, जिन लोग कम एजुकेटेड हैं उन्हें इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होती इस चीज़ की कि कानूनी कार्रवाइयाँ किस तरीके से काम करती हैं। तो कानूनी जागरूकता बढ़ाना भी जरूरी है ताकि उनको समझ में आए कि उनके साथ कोई अन्याय अगर हो रहा है तो वो गलत हो रहा है। तो कानूनी जागरूकता भी उपलब्ध कराना और उनको समझाना उन चीज़ों के लिए। मुफ्त या निःशुल्क कानूनी सेवाएं भी शामिल हैं इसमें, जैसे कि अदालत की जो फीस होती है, प्रोसेस फीस होती है, या फिर अन्य सभी शुल्कों आदि का भुगतान जो कानूनी कार्यवाहियों के खर्च में होते हैं वो सभी इसमें शामिल होते हैं। कानूनी कार्यवाहियों में अधिवक्ताओं मतलब वकीलों की सेवाएं उपलब्ध कराना भी इसके अंतर्गत ही आता है। कानूनी कार्यवाहियों से संबंधित आदेशों को प्रभावित प्रतियों तथा अन्य दस्तावेजों द्वारा प्राप्त करना एवं वितरित करना। जो भी दस्तावेज हैं उनको प्राप्त करना और उन्हें बांटना या उन्हें वितरित करना, वो सारी चीज़ें तैयार करना। कानूनी कार्यवाहियों में बहुत सारे पेपर्स की ज़रूरत पड़ती है। जो भी उनके साक्ष्य के तौर पर आवश्यकता होगी उन सभी या प्रतियों को उन सभी को देना और वितरित करना और उन दस्तावेजों को तैयार करना। अपील, पेपर बुक आदि की तैयारी, जिसमें दस्तावेजों का मुद्रण एवं अनुवाद भी शामिल किया गया है। मुफ्त कानूनी सहायता के लिए भी कौन से व्यक्ति उसमें शामिल होंगे उनकी भी बात करी जा रही है, जैसे कि महिलाएं एवं बच्चे। भारत में क्या है, भारत में गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो अक्सर कर हम किन की बात करते हैं, जब क्योंकि ये तबके पिछड़े हैं, महिलाएं और बच्चे ऐसे तबके में आते हैं अक्सर करके, ये बहुत पिछड़े उसमें आते हैं। इनको इतनी ना तो नॉलेज हो पाती है और बच्चे तो वैसे ही भी एजुकेशन के लेवल पर अगर देखा जाए तो उतना ज़्यादा उच्च स्तर नहीं है। तो महिलाएँ और बच्चे, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य, औद्योगिक मजदूर जिनके पास कोई बंधी आमदनी या कुछ ऐसा मतलब उनके आजीविकोपार्जन के लिए उनके पास ऐसे साधन नहीं है। सामूहिक विपदा, हिंसा, बाढ़ आ गई, सूखा, भूकंप,
औद्योगिक आपदा आदि के शिकार व्यक्ति, मतलब ऐसी कोई भी, चाहे प्राकृतिक आपदा हो चाहे वो औद्योगिक आपदा हो, अगर किसी उनके ऊपर आई है तो ऐसे लोगों को भी ये उपलब्ध कराए जाएंगे। दिव्यांग व्यक्ति जो शरीर से स्वस्थ नहीं है उन लोगों के लिए भी ये काम किया जाएगा। अब और इसमें होता है हिरासत में रखे गए लोग या हिरासत में लिए गए लोग, उनके लिए भी ये काम करती है। हिरासत में लिए गए लोग हैं उन लोगों के लिए भी ये व्यक्ति इसमें शामिल करे गए हैं। वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी सहायता समिति के लिए सीमा जो है वो 1,25,000 है। हाई कोर्ट में बात करी गई है तो 1 लाख है, और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करी जाएगी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की बात करी जा रही है, तो 1,25,000 भी अगर इनकी मतलब सैलरी है पूरे साल की, अगर इनकी इतनी आमदनी है तो भी ये लोग इसमें शामिल होंगे। मानव तस्करी के शिकार व्यक्ति आदि और भिखारी भी इसमें शामिल होते हैं। तो मैंने बताया जैसे कि और बेगार या अवैध मानव व्यापार, वही मानव तस्करी के व्यक्ति भी इसमें शामिल हैं। तो ये किन किन लोगों को सहायता उपलब्ध कराता है, ये सारा मैंने आपको बताया कि जो बनाया गया ये विधिक प्राधिकरण, ये इन्हीं लोगों की सहायता उपलब्ध कराता है जिन लोगों को ज़रूरत है। और उसमें मैंने देखा कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या क्या काम करती है, लोक अदालतें गठन करती है, उन लोगों को न्याय उपलब्ध कराती है जो जिन्हें न्याय की आवश्यकता है और जिनके पास बहुत ज़्यादा आमदनी या पैसे नहीं हैं। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय, नमस्कार।